हेलो स्टूडेंट, नंबर थ्योरी की क्लास में आज हम लोग जो पढ़ेंगे वह है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, जिसको जीसीडी भी बोला जाता है और उसी को एचसीएफ भी बोला जाता है। आपने लोअर क्लास में एचसीएफ पढ़ा होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। अच्छा, लोअर क्लास में जो आपको बताया जाता है वह ऐसे बताया जाता है कि जैसे अगर आपको मान लीजिए कि 20 का और 45 का, इन दो नंबर का जीसीडी निकालना है, तो आप दोनों के फैक्टर लिखिएगा। देखिए 20 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 4, 5, 10 और 20। ऐसे आप 45 के लिखिएगा। तो देखिए 45 के जो फैक्टर होते हैं, 1 होता है, 3 होता है, 5, 9, 15 और 45। अब अगर हम लोग इसकी बात करें, कॉमन डिवीजर में जो कॉमन है, देखिए ये नंबर 20 और 45 को डिवाइड कर रहे हैं, इनकी हम लोगों ने पूरा एक लिस्ट बना के यहाँ पे रख लिया है। अब करना क्या होगा कि इसमें कॉमन अगर चेक करेंगे तो कॉमन देखिए कौन है, 1 है, और 1 के बाद क्या है, 5 है। ये दो 1 और 5 ये दोनों कॉमन डिवीजर हैं। और कॉमन डिवीजर में सबसे बड़ा कौन है, ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट? सबसे बड़ा क्या है, 5। तो आप ये कह देते हैं कि GCD ऑफ 20 एंड 45 इज इक्वल टू 5। तो लोअर क्लास में जब पहली बार आपको HCF बताया जाता है तो वहाँ पे ऐसे करके बताया जाता है आपको। अब वही चीज़ HCF की या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर की आपको डेफिनेशन पढ़ना है। अब आपको क्या करना है, इसकी डेफिनेशन पढ़ना है। तो देखिए GCD की एक प्रॉपर्टी ये होती है, दो प्रॉपर्टी होगी कि जो GCD होता है वह दोनों नंबर को डिवाइड करता है। 5 20 को भी डिवाइड करेगा और 5 45 को भी डिवाइड करेगा। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर जो होता है वह डिवीजर तो होता है, और अगर डिवीजर है तो दोनों नंबर को डिवाइड करेगा। सेकेंड ये है कि जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर होता है, इफ x डिवाइड 20 एंड 45, x क्या है, 20 और 45 दोनों को डिवाइड कर रहा है। कोई नंबर है जो 20 को और 45 दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो तुरंत हम लोग ये लिखेंगे x इज लेस आर इक्वल टू 5। तो जो x होगा वह 5 के या तो इक्वल होगा या तो उससे कम होगा, क्योंकि 5 क्या है, कॉमन डिवीजर में सबसे बड़ा है, ग्रेटेस्ट है। तो ग्रेटेस्ट है यानी 5 बाकी डिवीजर के या तो इक्वल होगा या तो उससे बड़ा होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर की एक डेफिनेशन बनाई गई है। अच्छा, ये डेफिनेशन हम लोग नंबर थियरी में पढ़ रहे हैं, और नंबर थियरी में इंटीजर पे हम लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन एक ध्यान रखिएगा कि आगे MSc के क्लासों में आपको रिंग थियरी में, अलजेब्रा में आप पढ़ेंगे तो वहाँ रिंग थियरी एक टॉपिक आएगी, और वहाँ भी आपको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर पढ़ना होगा। वहाँ पे भी आपको जो डेफिनेशन बताई जाएगी वह इससे ब्रॉड सेंस में बताई जाएगी। वो आपको रिंग पे बताया जाएगा। रिंग एक स्ट्रक्चर होगा जो आपको वहाँ बताया गया होगा, या तो आप पहले से भी जानते होंगे उसके बारे में, तो वहाँ पे डिटेल से बताया जाएगा, और उसमें जो डेफिनेशन बताया जाएगा वह इससे ज़्यादा पावरफुल होगी जो नंबर थ्योरी बताई जा रही है। नंबर थ्योरी में तो बहुत आसान आपको बताया जा रही है डेफिनेशन। हम लोग देखते हैं क्या डेफिनेशन इसकी। लेट A and B are any two integers। A और B आपके पास कोई दो इंटीजर्स हैं, देन ए पॉजिटिव इंटीजर D। ध्यान रखिएगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर को हम लोग इन जनरल D से डिनोट करते हैं। देन ए पॉजिटिव इंटीजर D इज सेड टू बी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर
इफ फर्स्ट कंडीशन डी को कहा जाएगा कि डी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर है किसका, ए और बी का। पहली कंडीशन ये है कि डी डिवाइड्स ए एंड डी डिवाइड्स बी। जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर होगा, जिन नंबर्स का होगा दोनों को वह डिवाइड करेगा। सेकेंड कंडीशन, इफ सी डिवाइड्स ए एंड सी डिवाइड्स बी। सपोज सी कोई थर्ड नंबर है जो ए और बी दोनों को डिवाइड कर रहा है। अच्छा, दोनों को डिवाइड कर रहा है तो वह डिवीजर है, और दोनों को डिवाइड कर रहा है तो आप उसको कॉमन डिवीजर कह सकते हैं। और आप ये कह रहे हैं कि डी ग्रेटेस्ट है, तो तुरंत आप यहाँ से इम्प्लाई करके लिखेंगे सी लेस आर इक्वल टू डी। ध्यान से समझिए क्या बोला जा रहा है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, अगर आपके पास ए और बी दो इंटीजर्स हों तो एक पॉजिटिव इंटीजर डी को ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर कहा जाता है ए और बी का। कब? जब वह दो कंडीशन को सेटिस्फाई करे। पहली कंडीशन क्या होती है कि डी ए और बी दोनों को डिवाइड करेगा। जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर होगा वह डिवीजर होगा दोनों नंबर का, यानी ए को भी डिवाइड करेगा और बी को भी डिवाइड करेगा। जब दोनों का डिवीजर है तो यानी वह कॉमन हो गया। तो जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर होता है वह दोनों नंबर को डिवाइड करता है। अब सेकेंड कंडीशन क्या है कि अगर कोई तीसरा नंबर सी है जो ए और बी दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो ये जो सी होगा वह ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर के या तो इक्वल होगा या तो उससे कम होगा। कभी भी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि डी ग्रेटेस्ट है। तो डी ग्रेटेस्ट है तो सी कभी भी उससे बड़ा नहीं हो सकता है, मैक्सिमम उसके इक्वल हो सकता है। तो ये तो आपका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर की डेफिनेशन हो गई है, और इसका एक एग्जांपल हम लोग साथ में नोट कर लेते हैं। GCD ऑफ 20 and 45 इज इक्वल टू 5। अभी मैंने यहाँ पे आपको बता भी दिया था कि 20 और 45 का जो GCD होता है वह 5 के इक्वल होता है। देखिए वही चीज़ मैंने यहाँ पे नोट किया। अच्छा, अब हम लोग को ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर पर एक थ्योरम करना है जिसमें डिवीजन एल्गोरिथ्म का यूज होगा। तो उस थ्योरम को बताने से पहले मुझे एक रिजल्ट आपको बताना होगा। वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। देखिए ये वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल होता क्या है। वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर कोई सेट नेचुरल नंबर का सबसेट हो, एक सेट एस है वह नेचुरल नंबर का सबसेट है और एस नॉट इक्वल टू 5 है, और वह सेट आपका नॉन एम्प्टी है। एस क्या है? एन का सबसेट है और एस नॉट इक्वल टू 5 है। देन एस मस्ट कंटेन स्मॉलेस्ट एलिमेंट। अगर ऐसा हुआ, इसी को हम लोग वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल बोलते हैं, कि अगर कोई सेट नॉन एम्प्टी है और नेचुरल नंबर का सबसेट है तो उस सेट के पास सबसे छोटा एलिमेंट होगा। तो अब हम लोग आते हैं, देखिए इसका बस यूज करने वाले हम लोग। आप अगर इसको डिटेल से जानना चाहें तो इसके बारे में थोड़ा सा आप सर्च करके पढ़िएगा। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर पर एक थ्योरम है जो कभी कभी आपके एग्जाम में पूछी जाती है, तो उस थ्योरम का स्टेटमेंट मैं आपके सामने लिखूंगा और उसका डेरिवेशन करके भी मैं आपको बताऊंगा। तो आते हैं हम लोग थ्योरम पे। Let A and B are any two integers. Let A and B are any two integers. Then there exist bracket में need not be unique. Then there exist two integers x
and y such that d is equal to ax plus by, where d is equal to gcd of a comma b। ये थ्योरम आपको पढ़ना है। देखिए थ्योरम कहती क्या है कि अगर आपके पास दो इंटीजर a और b है और उन दोनों इंटीजर का जीसीडी कितना हो, d हो, तो दो इंटीजर x और y मिल जाएंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि ये यूनिक हो, ऐसी पॉसिबिलिटी केवल एक ही हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। x और y एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो दो इंटीजर्स x और y मिल जाएंगे। पहले वाले नंबर को x से मल्टीप्लाई करें, सेकेंड वाले नंबर को y से मल्टीप्लाई करें, तो ये जीसीडी के इक्वल हो जाएगा। इसको मैं आपको एग्जाम्पल से बता सकता हूँ कि जैसे अभी हम लोगों ने पीछे एक एग्जाम्पल लिखा था कि 20 और 45 का जो जीसीडी है वह कितना होता है, 5। देखिए ध्यान से यहाँ पे समझिएगा कि जिन नंबर्स का जीसीडी आप निकाल रहे हैं उनको x और y से मल्टीप्लाई करें तो वह d के इक्वल आ जाएगा। देखिए एक आपका 20 है और अगला नंबर 45 है। 20 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए -2 से और 45 को मल्टीप्लाई करिए 1 से और दोनों को ऐड करिए तो ये 5 के इक्वल होगा। देखिए इस फॉर्मेट का हो गया। क्या कहा गया था कि पहले नंबर को एक इंटीजर से मल्टीप्लाई करें। देखिए पहला नंबर 20 है, उसको एक इंटीजर -2 से मल्टीप्लाई किया गया। सेकेंड नंबर y, उसको एक इंटीजर से मल्टीप्लाई करिए। सेकेंड नंबर y क्या है, 45, उसको 1 से मल्टीप्लाई करिए। तो आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5 के इक्वल होगा और 5 है क्या, 20 और 45 का जीसीडी है। ऐसे और भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, हम लोग ऐसे और भी बना के दिखा सकते हैं। तो इसी को हम लोगों को प्रूफ करके यहाँ पर दिखाना है। तो हम लोग आते हैं इस थ्योरम के डेरिवेशन पे और थ्योरम का डेरिवेशन किया जाए प्रूफ। देखिए यहाँ पे दो इंफॉर्मेशन दी जा रही है। एक तो ये कि a और b दो इंटीजर्स हैं और सेकंड d क्या है, a और b का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर है। तो पहले हम लोग इतना नोट कर लेते हैं, सिंस a एंड b आर गिवन, a और b आपको दिया जा रहा है, बाय यूजिंग इट we define a set capital S H। पहले हम लोग a और b, देखिए इंफॉर्मेशन तो दो दी गई है, a और b क्या है, इंटीजर्स हैं और d क्या है, इनका जीसीडी है। अभी हम लोग पहली वाली इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं। a और b अगर दिया गया है तो a और b का यूज करके हम लोग एक सेट डिफाइन कर रहे हैं कैपिटल S। अब देखिएगा वो सेट कैसे डिफाइन करते हैं। S इज इक्वल टू A को मल्टीप्लाई करिए M से, B को मल्टीप्लाई करिए N से और दोनों को ऐड करिए सच दैट, देखिए M और N आपके इंटीजर्स हैं और AM प्लस BN ग्रेटर देन 0 है। आप ऐसे दो इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ये जो नंबर है वह हमेशा पॉजिटिव आए। अच्छा पॉजिटिव आने से होगा क्या, पहले तो ये नंबर इंटीजर है, इंटीजर के बाद पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर होता है। तो तुरंत हम लोग यहाँ से ये कर सकते हैं क्लियरली, S इज सबसेट ऑफ N। जो कैपिटल S होगा, कैपिटल S में जो नंबर्स लिखे गए हैं ध्यान रखिएगा वह पॉजिटिव इंटीजर है और पॉजिटिव इंटीजर ही नेचुरल नंबर होता है। तो S आपका क्या होगा, ये इनका सबसेट होगा। और अभी मैंने आपको पीछे बताया है वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि आप नेचुरल नंबर का सबसेट लें, नेचुरल नंबर का कोई नॉन एम्प्टी सबसेट लें, तो जो नॉन एम्प्टी सबसेट होगा उसके पास स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा। तो हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने नेचुरल नंबर का एक सबसेट S डिफाइन कर लिया है।
और वैसे ये प्रूफ करके दिखा सकते हैं कि जो ये सेट है वह नॉन एम्प्टी है, लेकिन हम लोग उतना डिटेल से नहीं जाएंगे। हम लोग डायरेक्ट ये लिखेंगे बाय वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, by well ordering principle S must contain smallest element। जो S होगा उसके पास सबसे छोटा एलिमेंट होगा। लेट अच्छा, S के पास सबसे छोटा एलिमेंट होगा तो वह एलिमेंट इसी फॉर्मेट का होगा। S में एलिमेंट ऐसे हैं तो इसी फॉर्मेट का सबसे छोटा एलिमेंट होगा। देखिए यहाँ A और B फिक्स है, आप A और B को चेंज नहीं कर सकते हैं, आप M और N को चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग ये मान लेते हैं लेट AX प्लस BY डिनोट स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ S। हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि AX प्लस BY ये जो नंबर है, देखिए M और N को चेंज किया गया, आप A और B को चेंज नहीं कर सकते, जो सेट की डेफिनेशन है। आप M और N को अलग अलग वैल्यू पुट करके इसका आंसर निकालेंगे और देखेंगे कि आंसर 0 से ग्रेटर है कि नहीं है। अगर 0 से ग्रेटर होगा तो इस सेट में रखेंगे, और अगर 0 के इक्वल या उससे कम आया तो आप इस सेट में नहीं रखेंगे। तो चेंज किसको करना है? चेंज केवल M और N को करना है, तो इसीलिए यहाँ पर X और Y लिखा गया। तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि AX प्लस BY ये क्या है? ये इस सेट S का स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। अब अगर देखिए AX प्लस BY अपने आप में एक नेचुरल नंबर होगा, AX प्लस BY अपने आप में एक नेचुरल नंबर होगा, आप उसको D से नोट कर लीजिए। नाउ वी डिनोट AX plus BY by D, that is D is equal to AX plus BY। इसको हम लोग बना लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। हम लोगों ने AX plus BY को D सिंबल से डिनोट कर दिया। अब अगर हम लोग ये प्रूफ करके दिखा दें कि यही D जो आप यहाँ पे लिख रहे हैं, ये D है क्या? A और B का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन है, तो यानी आपकी थ्योरम ये प्रूफ हो जाएगी। तो चलिए अब हम लोग इतना प्रूफ करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये दिखा दें, देखिए करना क्या है। अगर D को ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन दिखाना है तो एक तो आपको ये दिखाना होगा कि D डिवाइड कर रहा है B को और D डिवाइड कर रहा है A को। पहले ये दिखाएंगे, फिर हम लोग ये दिखा देंगे कि अगर कोई तीसरा नंबर C है जो A और B दोनों को डिवाइड कर रहा है तो वह C या तो D के इक्वल होगा या तो उससे लेस होगा। आइए हम लोग उसका डेरिवेशन करें। नाउ वी डिवाइड B बाई D। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? B को D से डिवाइड कर रहे हैं यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम। यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम वी कैन राइट। अब आप यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम यूज करिए। आप B को डिवाइड कर रहे हैं D से, तो B इज इक्वल टू D इंटू क्यू प्लस आर फॉर्मेट, इस फॉर्मेट का होगा। और R यहाँ पे क्या होगा? R लेस देन होगा, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, लेस होगा जिससे डिवाइड कर रहे हैं, और या तो 0 के इक्वल होगा या तो उससे ग्रेटर होगा। इसको हम लोग बना देते हैं इक्वेशन 2। इसको हम लोग इक्वेशन 2 बना लेते हैं। अब हम लोग जरा चेक करेंगे कि R की वैल्यू है क्या। स्टार्ट हम लोग ऐसे करेंगे ना, यहाँ से देखिए R इज इक्वल टू निकालें तो B माइनस डी क्यू ऐसे होगा। यहाँ से आप R की वैल्यू निकाल लीजिएगा, तो R इज इक्वल टू B माइनस डी क्यू होगा। देखिए D किसके इक्वल है? AX प्लस BY के, तो D की जगह पर AX प्लस BY रिप्लेस करेंगे तो R इज इक्वल टू B माइनस D की जगह पर AX प्लस BY और बाहर Q। फिर आप उसको अरेंज करिए तो R इज इक्वल टू
देखिए ए का टर्म हम लोग पहले लिखेंगे, तो माइनस ए क्यू और बाहर ऐसे लिख लेते हैं इसको, माइनस एक्स क्यू और बाहर ए, ये हो गया। फिर प्लस, अब ऐसे b का टर्म देखिए दो जगह पे होगा, तो आप b कॉमन लेके लिखिएगा, यहाँ पे तो 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ से आपको मिलेगा माइनस वाई क्यू और बाहर b। तो r, अब ध्यान रखिए r a और b का कॉम्बिनेशन जैसा है, a को एक इंटीजर से मल्टीप्लाई किया गया, b को एक इंटीजर से मल्टीप्लाई किया गया, दोनों को ऐड किया गया, इस फॉर्मेट का नंबर हो गया, r इस फॉर्मेट का नंबर है। अब हम लोग यहाँ पे ये लिखेंगे, इफ r नॉट इक्वल टू 0। देखिए r के लिए दो पॉसिबिलिटी होगी, r या तो 0 के इक्वल होगा या तो 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर r 0 के इक्वल नहीं हुआ देन r क्या होगा, ग्रेटर देन 0। रिमाइंडर या तो 0 होता है या तो पॉजिटिव, तो अगर r 0 नहीं होगा तो r क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और r पॉजिटिव है और r इस फॉर्मेट का है, a और b के कॉम्बिनेशन फॉर्मेट का है, तो a और b के कॉम्बिनेशन फॉर्मेट का एलिमेंट जो पॉजिटिव होता है वह इस का मेंबर होता है। तो देखिए a और b का कॉम्बिनेशन है r, और r इसके इक्वल है और ये पॉजिटिव है, तो तुरंत आप ये कर सकते हैं कि r बिलोंग कर जाएगा s में, सच दैट r लेस है d से। यहाँ देखिए r d से लेस है, लेकिन ये कंट्रोडिक्शन है। क्यों ये कंट्रोडिक्शन है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो d है, d क्या है, d इस सेट का सबसे छोटा एलिमेंट है, बट दिस इज कंट्रोडिक्शन एज d इज स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ s। अगर ऐसा हुआ, अगर r नॉन जीरो होगा तो उससे होगा क्या, क्योंकि रिमाइंडर है तो रिमाइंडर या तो 0 होता है या तो प्लस। अब अगर r 0 नहीं हुआ तो r प्लस होगा, और r क्या है, a और b के लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्मेट में लिखा गया है। देखिए a और b का जो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, अगर वह पॉजिटिव होता है तो इसका मेंबर होगा, तो a और b का लीनियर कॉम्बिनेशन है और r पॉजिटिव है तो वह इसका मेंबर हो जाएगा, और r देखिए यहाँ d से कम है, तो ये तो कंट्राडिक्शन आ जाएगा। क्यों कंट्राडिक्शन आएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि s का सबसे छोटा एलिमेंट ax प्लस by है और उसी को आपने d बोला है, तो s में सबसे छोटा एलिमेंट तो d है, यानी d से छोटा एलिमेंट नहीं मिल सकता, और यहाँ पे देखिए क्या मिल गया, d से छोटा एलिमेंट। तो ये कंट्राडिक्शन कब आ रहा है, जब हम लोग ये मान के चलते हैं कि r नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये हुआ कि r मस्ट बी इक्वल टू 0। तो अगले स्टेप में हम लोग लिखेंगे, अगले स्टेप में हम लोग ये लिखेंगे, हेंस r मस्ट बी इज इक्वल टू 0, क्योंकि अगर r 0 के इक्वल नहीं होगा तो एक कंट्राडिक्शन आपको मिलेगा, तो r आपका 0 के इक्वल होगा। अब अगर r 0 के इक्वल है तो इक्वेशन 2 से आप देखिए, इक्वेशन 2 इम्प्लाई क्या मिल जाएगा, b इज इक्वल टू डी इंटू क्यू, दिस इम्प्लाई d डिवाइड्स b। मैंने आपको डिवीजन की मीनिंग बताया था कि अगर आप b इज इक्वल टू a इंटू एक्स लिखते हैं तो a डिवाइड करता है b को। आपको डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन नंबर थ्योरी में सबसे पहले बताया गया था कि अगर एक इंटीजर को दो इंटीजर के मल्टीपल फॉर्मेट में लिखते हैं तो a b को डिवाइड करता है, ऐसे x भी b को डिवाइड करता है। यही चीज़ हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। b देखिए d इंटू क्यू फॉर्मेट का है, तो d आपका डिवाइड करेगा b को। जैसे ये प्रूफ किया गया है, सिमिलरली आप प्रूफ करके दिखा सकते हैं, वी कैन प्रूफ दैट d ऑल्सो डिवाइड्स a। जैसे जैसे ये प्रूफ करके दिखाया गया वैसे आप करके दिखा सकते हैं कि d a को भी डिवाइड करेगा। तो देखिए ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन होने की एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि जो d है वह a और b दोनों को डिवाइड कर रहा है। अब हम लोग आते हैं सेकेंड कंडीशन पे। फर्दर, इफ c डिवाइड a and c
C डिवाइड्स B। आगे देखिएगा, अगर C A को डिवाइड करेगा और C B को डिवाइड करेगा तो C डिवाइड कर जाएगा A X को और C डिवाइड कर जाएगा B Y को। आप खुद ऐसे सोच के देख सकते हैं, जैसे ये डिविजिबिलिटी का एक रिजल्ट है जो मैंने बताया नहीं है, तो अब मैं साइड में आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर 5 10 को डिवाइड करता है, ये तो हम लोग जानते हैं। अब अगर आपने 10 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया, जैसे 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तब भी 5 उसको डिवाइड कर जाएगा। रूल ये होता है कि अगर एक नंबर अगले नंबर को डिवाइड कर रहा है तो सेकेंड वाले नंबर को किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ए उसको डिवाइड कर जाएगा। ऐसे रूल ये होता है कि अगर ए डिवाइड करता है बी को और ए डिवाइड करता है सी को, तो ए डिवाइड कर जाएगा बी प्लस सी को। इन्हीं सब चीज़ों का हम लोग यूज करने वाले हैं। तो देखिए, अगर सी ए को डिवाइड किया और सी बी को डिवाइड किया तो सी ए एक्स को और सी बी वाई दोनों को डिवाइड कर जाएगा। ए को एक्स से मल्टीप्लाई किया गया, बी को वाई से मल्टीप्लाई किया गया, तो C डिवाइड कर जाएगा इन दोनों के सम को, यानी AX प्लस BY को। अच्छा, AX प्लस BY पीछे मैंने लिखा था D, यानी C डिवाइड कर जाएगा D को। अब देखिए, अगर C D को डिवाइड कर रहा है तो जो C होगा वह लेस आर इक्वल टू D होगा। जो C होगा वह या तो D के इक्वल होगा या तो उससे कम होगा। हेंस D इज GCD ऑफ A एंड B। D क्या होगा, वह A और B का GCD होगा। तो यही आपको प्रूफ करके दिखाना था। थ्योरम आपकी कंप्लीट हो गई है। तो उम्मीद ये करते हैं कि आपको ये समझ में आई होगी, और मिलते हैं लोग बहुत जल्द अगली वीडियो में, जहाँ पे मैं इसके आगे की चीज़ें और इस पर और भी जो रिजल्ट हो सकते हैं वह मैं आपको बताऊंगा। अपना टाइम देने के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं।